Okay, so let's start with the basically the chapter, new chapter, and that is market segmentation, targeting and positioning. ठीक है? So we already completed that how the sales are forecasted, how the demand is created. We completed that topic. What is the concept of marketing is completed, and a little bit information about the 4 P's is already completed. So what is the market segmentation? Let me tell you that market segmentation का मतलब होता है एक प्रोसेस है जहां पर हम मार्केट को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं. क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं, ताकि जो आपका टोटल मार्केट है उसके लिए होमोजेनस प्रोडक्ट जो है वो बना पाए, और उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो हम रिसर्च करते हैं वो मार्केट सेगमेंटेशन के बेसिस पर करेंगे. ठीक है, हमने मार्केट को पहले सेगमेंट कर लिया, अब हमें प्रोडक्ट यूथ के लिए बनाना है, तो यूथ के लिए एक ऐसा प्रोडक्ट बनाएंगे कि सारे यूथ उसको एक्सेप्ट करें, यानी होमोजेनस प्रोडक्ट बनाए ताकि ग्रुप्स और पीपल के द्वारा वो एक्सेप्टेबल हो. आई बात समझ में? क्लियर हो गया? चलिए इसमें लिखिए, मार्केट सेगमेंटेशन इज द प्रोसेस, मार्केट सेगमेंटेशन इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द टोटल मार्केट. Market segmentation is the process of dividing the total market into relatively distinct. Market segmentation is the process of dividing the total market into relatively distinct, relatively distinct, homogeneous subgroups, relatively distinct homogeneous subgroups of consumers with similar needs or characteristics that lead them to respond in similar ways to a particular marketing program. Needs or characteristics that lead them to respond in similar ways to a particular marketing program. So market segmentation एक प्रोसेस है जहां पर हम पूरा मार्केट को डिवाइड करेंगे, उस बेसिस पर डिवाइड करेंगे कि एक ग्रुप का एक डिमांड हो. ठीक है, और उसी बेसिस पर हम गुड्स को प्रोड्यूस करेंगे और उनको क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे. आगे बात समझ में? और उसी बेसिस पर हम मार्केटिंग प्रोग्राम भी बनाएंगे. जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जब फास्ट ट्रैक का किसी का भी एडवर्टीजमेंट आता, दे आर यूजिंग द यूथ पीपल, इस टाइप के लोगों को यूज करता, जो टीनेजर्स होते हैं, जो यंग होते हैं ना. तो मार्केटिंग प्रोग्राम भी उसी बेसिस पर बनाएंगे जिस ग्रुप को हम क्या कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं. आगे बात समझ में? व्हाट इज द मार्केट सेगमेंटेशन. नेक्स्ट वन इज कि मार्केट, लिखना नहीं है, सुनिए. मार्केट सेगमेंट एक पोर्शन है बहुत बड़े लार्जर मार्केट का. देखो हमेशा याद रखिए कि जो कंपनीज होती हैं, दे आर नॉट एबल टू मेक प्रोडक्ट फॉर ईच एंड एवरी पर्सन, और हर पर्सन आपके प्रोडक्ट को खरीदने में इंटरेस्टेड हो, जरूरी नहीं है. तो ऐसे केस में जो मार्केट है उसको सेगमेंट अगर हम करते हैं तो हमारे पास एक आइडिया लग जाता है कि कितने लोगों के लिए और किसके लिए उसको बनाना है. ठीक है, अगर हम इंडिया की बात करें तो कल्चरली हम कितने ज्यादा डाइवर्सिफाइड है वो तो हमें पता ही है, बहुत ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन है. अब हर एक पर्सन के लिए हर एक प्रोडक्ट एक्सेप्टेबल भी नहीं है. तो यहाँ पर जो मार्केट सेगमेंट है, ये पोर्शन है, जैसे केक का एक पोर्शन होता है ना, वैसे एक पोर्शन है जो लार्जर मार्केट का है. सो मार्केट सेगमेंट जो है ये पोर्शन है ऑफ अ लार्जर मार्केट in which the individuals, groups or organizations share one or more characteristics that cause them to relatively similar product need. अब मार्केट सेगमेंट एक पोर्शन है कि बड़े लार्ज मार्केट का जहां पर इन विच इंडिविजुअल्स, ग्रुप या ऑर्गेनाइजेशन सबका सेम टाइप का कैरेक्टरिस्टिक्स है और सबका सेम टाइप का प्रोडक्ट का डिमांड भी है. आई बात समझ में?
सो मार्केट जो आपका सेगमेंट है वो एक पोर्शन है, किस चीज का पोर्शन है, आपका पोर्शन है लार्जर मार्केट का, बड़े से मार्केट का ये एक पोर्शन है, रिमेंबर दिस, बड़े से मार्केट का दिस इज अ पोर्शन, बट द सेगमेंट, ठीक है, मार्केट सेगमेंट जो है ये क्या है, आपका पोर्शन है, जिसमें आप प्रोडक्ट को ऐसा बनाते हो कि इसमें रहने वाले इस पोर्शन में सारे कंज्यूमर की नीड फुलफिल हो जाए, आगे बात समझ में, सिमिलर नीड फुलफिल हो जाए, ठीक है। अब मार्केट सेगमेंटेशन जो है और जो टारगेट मार्केट और पोजिशनिंग है, दैट इज वेरी मच इंटरडिपेंडेंट. Once you will segment the market, after that you will decide to whom we are going to sell the product, right? एंड अगर जब प्रोडक्ट बना लिए तो उसको पोजीशन कैसे करे, कस्टमर कैसे खरीदे आपके प्रोडक्ट को, कैसे माइंड में पोजीशन बनाए, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पोजीशनिंग. तो एक तरीके से जो एसटीपी मॉडल है, इट इज अ कोर, आपका ये कोर मार्केटिंग एस्पेक्ट है, ठीक है. नेक्स्ट वन इज, अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, पीटर डॉयल साइट्स एंड इंटरनेशनल एक एग्जाम्पल है आपका, कि इन इंग्लैंड Japanese companies have outperformed their British rivals across a range of industry. A major reason for this was Japanese were better at managing the segmentation, targeting and positioning relationship. तो इंग्लैंड में, मतलब एक इंग्लैंड में जापानीज कंपनी जो है वो, उसने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया इन इंग्लैंड, इंग्लैंड इज इन यूरोप, ठीक है. तो यूरोप में आपकी जापानीज कंपनी ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया, देयर ब्रिटिश राइवल से भी बेहतर, मतलब जो ब्रिटिशर्स थे, जो कॉम्पिटिटर्स थे उससे बेहतर. क्यों? क्योंकि जापानीज का जो सेगमेंटेशन और टारगेटिंग और पोजिशनिंग था, दैट वाज वेरी गुड, एंड दैट इज द रीजन कि उनको ये तीनों मैनेज करना आता था, इसीलिए उनका परफॉर्मेंस अदर कंपनी से बेहतर था, ठीक है. Thus, only 13% of Japanese firms versus 47% of British were unclear about their target segment of customer and their special need. तो यानी कि सिर्फ 13% जो जापानीज फर्म थे, उन्होंने 47% ऑफ ब्रिटिश फर्म के साथ compete किया, क्योंकि उनका जो मार्केट था, जो उनका जो क्लैरिटी नहीं था किसमें, ब्रिटिश कंपनीज, ठीक है. तो इससे क्या पता लगा कि आपके लिए एसटीपी मॉडल यानी सेगमेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब रिक्वायरमेंट क्यों है सेगमेंटेशन का, कोई बताएगा मुझे, व्हाई सेगमेंटेशन इज रिक्वायर्ड, व्हाई सेगमेंटेशन इज रिक्वायर्ड. नेक्स्ट पॉइंट, रिक्वायरमेंट फॉर इफेक्टिव सेगमेंटेशन. क्या जरूरत है आपको, क्यों जरूरत है इफेक्टिव सेगमेंटेशन की. तो सबसे पहला इसका जो रीजन है, द फर्स्ट रीजन इज दैट मार्केटर मस्ट डिटरमाइन वेदर द मार्केट इज हेट्रोजेनस. हेट्रोजेनिटी का मतलब क्या होता है, जो एक जैसे ना हो, राइट. आपका हो सकता है कि अगर इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द टूथपेस्ट, इसका कुछ और प्रेफरेंस होगा, इसका कुछ और, इसका कुछ और, एवरीवन हैव डिफरेंट प्रेफरेंसेस. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट, देयर इज अ इंडिविजुअल में भी इतना डायनेमिक अप्रोच है और प्रेफरेंस अप्रोच आपका वैरी करता है. तो मार्केटर को डिटरमाइन करना चाहिए कि जो मार्केट है वो हेट्रोजेनस है, मतलब बहुत ही अलाइक नहीं है, डिफरेंट है, ठीक है. हेट्रोजेनस का मतलब विच इज नॉट सिमिलर, एवरीवन हैव डिफरेंट नीड. If the consumer product needs are homogeneous, that is senseless to segment the market. लेकिन अगर कंज्यूमर का नीड अगर होमोजेनस होता है, यानी सबको, इसको भी कोलगेट चाहिए, इसको भी कोलगेट चाहिए, इसको भी कोलगेट चाहिए, तो फिर प्रोडक्ट डिस्टिंक्शन की या फिर न्यू प्रोडक्ट बनाने की या मार्केट सेगमेंट की जरूरत तो होती ही नहीं ना. तो बिकॉज द मार्केट में जो कंज्यूमर्स है उनका डिमांड हेट्रोजेनस है और मार्केट हेट्रोजेनस है, रिक्वायरमेंट, अफोर्डेबिलिटी, डिमांड, एवरीथिंग इज वेरी. That's why we require the segmentation. So requirement for effective segmentation में जो पहला point है, that is marketer must determine whether the market is heterogeneous. A marketer must determine whether the market is heterogeneous. ठीक है? Determine whether the market is heterogeneous. Whether the market is heterogeneous. अच्छा, हर कंज्यूमर का नीड अगर होमोजेनस हो गया, सबको सेम चीज चाहिए, तो मार्केट को डिवाइड करने की जरूरत पड़ेगी क्या, नहीं पड़ेगी. चलिए आगे नेक्स्ट लिखिए, सेकेंड पॉइंट, देयर मस्ट बी सम लॉजिकल बेसिस टू आइडेंटिफाई, देयर इज सम लॉजिकल बेसिस टू आइडेंटिफाई एंड divide the population
into relatively distinct, there must be some logical basis to identify and divide the population into relatively distinct homogeneous groups. Population into relatively distinct homogeneous group. Relatively distinct homogeneous group having common needs or characteristics, and which will respond to a marketing program. Common needs or characteristics, and which will respond to a marketing program. इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो पॉपुलेशन है उसको डिवाइड करना बनता है कुछ लॉजिकल बेसिस पर. जैसे ज्योग्राफिक बेसिस पे अगर हम देखा जाए तो देयर आर वेरियस स्टेट्स and each states have different priority and preferences. Like for example, in Bihar, if we are talking about, they are more prefer for the education. तो एजुकेशन सेक्टर का यहाँ ज्यादा डिमांड है. साथ साथ में यहाँ पर आपकी नॉर्मल जैसे अर्बन अदर अर्बन एरियाज उस हिसाब से डिमांड है. अगर हम कंट्री के हिसाब से देखेंगे तो इंडिया का और यूएस का जो प्रेफरेंस है प्रोडक्ट का दैट विल बी वैरी, राइट. तो कुछ लॉजिकल बेसिस होना चाहिए जिसको हम समझें और फिर पूरे पॉपुलेशन को डिवाइड करें. इस तरीके से डिवाइड करें कि जो ग्रुप बने उस ग्रुप का एक ही डिमांड हो. ऐसा बने जैसे कि उस ग्रुप का डिमांड क्या हो, सिमिलर डिमांड हो, राइट. और डिफरेंस इन वन मार्केट सेगमेंट शुड स्मॉल कंपेयर टू डिफरेंसेस अक्रॉस वेरियस सेगमेंट. तो और जो डिफरेंसेस एक सेगमेंट में आपको दिख रहा है दैट इज गोइंग टू वैरी विद द अदर सेगमेंट. तो दोनों सेगमेंट वैरी करेगा. अगर 10 सेगमेंट आपने कर रखा है मार्केट का तो हर सेगमेंट का नीड अलग अलग होगा, ठीक है. या तो आप एक सेगमेंट, लेकिन एक सेगमेंट में जितने लोग हैं सबका नीड क्या होगा, सेम होगा. लेकिन सेगमेंट के बेसिस पर हर एक सेगमेंट के लिए, जैसे मान लीजिए कि ये है आपका, ये पूरा मार्केट है डिवाइडेड इनटू दिस पार्ट. तो इसका जो पूरा कस्टमर है उसका नीड 1 है, तो इस पूरा का नीड 2 है, और इस पूरे का नीड 3 है, इस पूरे का 4 है. बट यहाँ पर ये दोनों सिमिलर तो नहीं 3 and 4, so it is going to vary, but the जो डिमांड है आपकी सेगमेंट का that will be the people who are in the segment that will be equal or similar, right. समझ में आया, that will be similar. क्लियर हो गया. चलिए नेक्स्ट वन इज थर्ड पॉइंट. the total market should be divided in such manner that comparison of estimated sales potential. The total market should be divided in such a manner that comparison of estimated sales potential, costs and profits of each segment can be done. जो टोटल मार्केट है जिसको हमने डिवाइड किया है, हमें ऐसा डिवाइड करना चाहिए कि उनके बीच में प्रॉपर कंपैरिजन हो पाए. किस किस रीजन से कंपैरिजन हो पाए, सेल्स पोटेंशियल के रीजन से, कि जो 1 सेगमेंट है वो 2 से सेल्स के मामले में कैसे वैरी कर रहा है, ठीक है. सेल्स पोटेंशियल, कितना प्रोडक्ट सेल होगा 1 में, कितना प्रोडक्ट 2 में, कितना 3 में, दैट शुड बी कंपैरेटिबल. कंपैरिजन होना चाहिए. साथ में कॉस्ट के बेसिस पे कंपैरिजन होना चाहिए कि 1 के लिए जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसका क्या कॉस्ट है, 2 के लिए जो बना रहे हैं उसका क्या कॉस्ट है, 3 के लिए जो बना रहे हैं उसका क्या कॉस्ट है. चार्ट बेसिस होता है, ज्योग्राफिक, डेमोग्राफिक, साइकोग्राफिक एंड बिहेवियर, उस पे भी आएंगे, ठीक है. अब नेक्स्ट है आपका कि यहाँ पर और प्रॉफिट के बेसिस पर कि मुझे 1 वाले को टारगेट करके प्रॉफिट होगा, 2 वाले को टारगेट करके प्रॉफिट होगा, 3 वाले को टारगेट करके होगा, या 4th वाले को होगा. समझ में आई बात. तो जब हम मार्केट को सेगमेंट करेंगे तो हमें एक दूसरे के साथ कंपैरिजन भी करना है कि कौन से सेगमेंट में प्रोडक्ट सेल करे तो प्रॉफिटेबल होगा और किस सेगमेंट के लिए प्रोडक्ट बनाएंगे तो प्रॉफिटेबल होगा.
किसके लिए कॉस्ट, किसमें कॉस्ट कम होगा और किसमें आपका बेसिकली सेल्स पोटेंशियल ज्यादा होगा। समझ में आ गई बात? नेक्स्ट वन इज one or more segments must have enough profit potential. One or more segments must have enough profit potential. One or more segments must have enough profit potential. One or more segments must have enough profit potential that would justify developing and maintaining a marketing program. Justify developing and maintaining a marketing program. तो एक या एक से ज्यादा अगर सेगमेंट है तो ये आपके प्रॉफिट पोटेंशियल को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, वन और मोर सेगमेंट्स मस्ट हैव इनफ प्रॉफिट पोटेंशियल that justify developing and maintaining a marketing program. So because of this division we are able to understand that which one is the profitable segment, कौन profitable है, और उसी profitable segment को हम target करते हुए प्रोडक्ट को बनाएंगे। आगे बात समझ में क्लियर हो गया? नेक्स्ट वन इज, अभी एक इंस्टेंस में बता रही हूँ, यहाँ पर एग्जाम्पल है। जो नेक्स्ट रीजन है कि इससे ना आप टारगेट को बहुत जल्दी अचीव कर सकते हो, है ना, आप अपने पोटेंशियल कस्टमर को पहचान सकते हो। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज पॉसिबल टू रीच द टारगेट सेगमेंट, इट इज पॉसिबल टू रीच द टारगेट सेगमेंट इफेक्टिवली। टारगेट सेगमेंट इफेक्टिव, इसका क्या मतलब हुआ कि आप अपने टारगेट ग्रुप को या टारगेट कस्टमर को जल्दी इफेक्टिवली क्या कर सकते हो, एक्वायर कर सकते हो। समझ में आया? एक इंस्टेंस सुनिए। इन सम रूरल एरियाज इन इंडिया, अगर हम रूरल एरियाज की बात करें इंडिया में, सो देयर आर नो मीडिया दैट कैन बी यूज्ड टू रीच द टारगेटेड ग्रुप्स। अभी भी वहां पर मीडिया की बहुत दिक्कत है। अगर हम बात करें आपकी कम्युनिकेशन सिस्टम की, दैट इज नॉट वेरी गुड, इंफ्रास्ट्रक्चर इज नॉट बेटर। ये बात तो पता है सबको। आपको मैं बताती हूँ, फोन को रखो अंदर, नहीं तो मैं फोन ले जाऊंगी। रूरल मार्केट की अगर मैं बात करूं तो रूरल मार्केट जो है उनके पास प्रॉपर मीडियम नहीं है, मीडिया नहीं है, कम्युनिकेशन सिस्टम स्ट्रांग नहीं है। प्रिंट मीडिया में आज भी 10% लोग डिपेंडेंट है, 33-34% पीपल आर डिपेंडेंट ऑन टेलीविजन, एंड इन सो मेनी एरियाज देयर इज नो इलेक्ट्रिसिटी इवन। ठीक है, तो ऐसे केस में जो भी आप प्रमोशनल कैंपेन करेंगे, वो प्रमोशनल कैंपेन क्या होना चाहिए, डायरेक्ट अप्रोच प्रमोशनल कैंपेन होना चाहिए। यानी कि जब आप रूरल इंडिया के लिए कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो उनके लिए इन्फ्लुएंस करने का तरीका या मार्केटिंग प्रोग्राम भी वैसा ही होना चाहिए, ताकि उनको ये नॉलेज और इन्फॉर्मेशन मिले, अवेयरनेस हो कि ये प्रोडक्ट मार्केट में आया है। और रूरल पीपल जो है उनके अफोर्डेबिलिटी रेट इज वेरी लो एज कंपैरिजन टू द अर्बन एरियाज, ये तो पता ही है आप लोगों को। तो ऐसे केस में जो भी प्रोडक्ट आप बना रहे हैं, उस प्रोडक्ट को रिटेलर के थ्रू एडवर्टीजमेंट कराइए, या फिर बहुत जगह पे वॉल पेंटिंग यूज होता है, बहुत सारी जगह पे आपका डायरेक्ट इंट्रैक्शन और बैन कैंपेन चलता है, जहां पर कंपनी के लोग डायरेक्टली बात करते हैं विलेजर्स से। कस्टमर्स एग्जीक्यूटिव्स और जो पर्सनल सेलिंग वाले लोग होते हैं उनको हायर किया जाता है। सेम उसी गांव के लोग या विलेज के लोगों को हायर किया जाता है उस काम के लिए, ताकि वो अपने लैंग्वेज में, डायलेक्ट में बात कर सके। आ रही बात समझ में? तो आपको, अगर आप इफेक्टिवली कोई सेगमेंट को रीच करना चाहते हैं तो उसके लिए पहले सेगमेंटेशन करिएगा, तभी ना इफेक्टिवली रीच कीजिएगा। So that is why there is a requirement of the effective segmentation. This point is clear? चलिए, next one is चलिए, how segmentation helps. How segmentation helps. अच्छा, इससे पहले एक लिख लीजिए, पहले बेसिस फॉर सेगमेंटेशन, ये बता देती हूँ क्या है बेसिस फॉर सेगमेंटेशन। लिखिए, ज्योग्राफिक वेरिएबल क्या करता है, इट फोकसेस ऑन वेयर द कस्टमर्स आर लोकेटेड। वेरिएबल फोकस ऑन वेयर द कस्टमर्स आर लोकेटेड। कस्टमर्स आर लोकेटेड। अगर आप ज्योग्राफिक वेरिएबल को देखोगे तो आपका मेन दिमाग किस चीज में जाएगा, अबाउट द लोकेशन, दैट वेयर द कस्टमर्स आर लोकेटेड।
सेकंड में लिखे डेमोग्राफिक वेरिएबल। डेमोग्राफिक वेरिएबल में क्या होगा कि आप किस कस्टमर को टारगेट कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द बेसिस ऑफ एज ग्रुप, according to the basis of gender, according to the basis of occupation, everything comes under the demographic variable. If you are talking about the psychographic, so psychographic is something which is related with the psychology, like the people who want to live a lifestyle. अब जैसे कुछ लोग हैं who is working in a formal in working in the MNCs, तो वो फॉर्मल कपड़े पहन के जाते हैं, फॉर्मल, और जैसे पार्क एवेन्यू हो गया, ये सब लाइफस्टाइल पे फोकस करता है ना. सो लाइफस्टाइल एंड वैल्यूज. नेक्स्ट है आपका बिहेवियरिस्टिक वेरिएबल. बिहेवियर से बना है बिहेवियरिस्टिक वेरिएबल. जो बिहेवियरिस्टिक वेरिएबल है, इट इज बेसिकली आइडेंटिफाई द बेनिफिट्स कस्टमर्स सीक. यानी थर्ड जो है साइकोग्राफिक वेरिएबल. Psychographic variable refers to lifestyle and values. Refers to lifestyle and values. Lifestyle and values. Behavioristic variable में लिखिए identify benefits. Identify benefits. Behavioristic variable identify benefits customers seek and product uses. Great. बिहेवियरिस्टिक वेरिएबल जो है वो आइडेंटिफाई करेगा बेनिफिट किस चीज का, कस्टमर का, जो कस्टमर को चाहिए क्या बेनिफिट. मतलब जैसे देखो ना, फ्लिपकार्ट जो है बिग बिलियन डेली कराता है, वो बिहेवियरिस्टिक सेगमेंटेशन के बेसिस पर लेकर आता है, क्योंकि कंज्यूमर एकदम से प्रोडक्ट खरीदने लगेंगे. तो बिहेवियरिस्टिक जो है वेरिएबल, यहाँ पर हम क्या ऑफर दे, क्या प्रोडक्ट बनाए, ये सब चीजों पे फोकस करता है. प्रोडक्ट का यूजेज रेट क्या है, प्रोडक्ट कितना बेनिफिशियल है, तो कस्टमर्स जो है उनका बाइंग पैटर्न क्या होगा प्रोडक्ट के लिए, दैट कम्स अंडर द बिहेवियरिस्टिक वेरिएबल. सो दिस पॉइंट इज क्लियर, समझ में आ गया.